गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग मोशन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। याद करिए, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसमें फॉर्मूला डिराइव किए थे, प्रमाणित किए थे कि F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। याद करिए, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V। इसको ऐसे पढ़ते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। इसको गुना नहीं पढ़िएगा, ये क्रॉस है, ये सदिश राशि के लिए क्रॉस लगाया जाता है। अगर अदिश रहता तब वो डॉट लगता, मतलब अगर स्केलर प्रोडक्ट होता तो डॉट लगता, वेक्टर प्रोडक्ट है तो क्रॉस लग रहा है। तो उस केस में कहेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब यहाँ से एक छोटी सी जानकारी लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B था, उसका SI मात्रक और बीमा कैसे निकलेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B निकला, उसका SI मात्रक और बीमा निकालेंगे। देखिए, SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक, मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक और बीमा। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, है ना। अब इसको तोड़िए सदिश राशि के तौर पर, तो F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा, ये वेक्टर के फॉर्म में है और ये स्केलर के फॉर्म में आ गया। स्केलर के फॉर्म में दो प्रकार से हो सकता है, मॉड लगा देंगे, मॉड लगाइए या तो नहीं लगाइए। मॉड अगर लगाएंगे तो फिर यहाँ पर एरो रहेगा, नहीं मॉड लगाए तो एरो हटा दिए, है ना। अब देखिए, F इज इक्वल टू आया Q B B साइन थीटा। अब यहाँ से अगर आप B को निकालना शुरू कीजिए, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, तो आइएगा F बाई Q B साइन थीटा, B इज इक्वल टू F अपॉन Q B साइन थीटा। B बच गया, इसको टर्न कर दीजिए तो आ गया B इज इक्वल टू F अपॉन Q B साइन थीटा। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड का आपको ऐसा यूनिट चाहिए, तो F का ऐसा यूनिट दीजिएगा न्यूटन, बल का ऐसा यूनिट क्या दीजिएगा न्यूटन, और चार्ज का दीजिएगा कूलम, ठीक है। और V का दीजिएगा वेग, है ना, ये क्या है वेग, तो मीटर पर सेकंड। और साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, साइन थीटा एक संख्या है, जैसे साइन 30 का मान 1/2, 1/2 सिर्फ संख्या है, संख्याओं का ना कोई मात्रक होता है ना ही कोई बीमा होती है। तो F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलम, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, साइन थीटा का मात्रक नहीं होता है। तो आप इसको कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं न्यूटन
अच्छा, कूलम पर सेकेंड, कूल सेकेंड यहाँ भी हो सकता है, देखिए कूलम पर सेकेंड इंटू मीटर, इंटू मीटर। अब ये कूलम पर सेकेंड हो गया एम्पियर, तो शॉर्ट में लिख देते हैं, न्यूटन का एन कर दिए, कूलम पर सेकेंड एम्पियर हो गया ए कर दिए, और मीटर को एम कर दिए। अब ये न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, इसका जो नया नाम है ना, जो नया नाम है वह है टेस्ला। वो क्या है? टेस्ला। यानी मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट देंगे तो एफ का न्यूटन हो गया, चार्ज का कूलम हो गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये सेकंड को यहाँ कर देते हैं तो कूलम पर सेकंड को एम्पियर कर सकते हैं, मीटर रहने दिए, शॉर्ट में न्यूटन को एन कर दिया गया। अब ये न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर को और किस नाम से जाना जाता है? टेस्ला के नाम से। निकोल टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, निकोल टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है इसका ऐसा मात्रक, ऐसा यूनिट को क्या? टेस्ला। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। ठीक है, ये आपको आ गया मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट। अब आपको डायमेंशन चाहिए, तो देखिए डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का आपको डायमेंशन चाहिए। तो देखिए न्यूटन फोर्स का तो आप जानते होंगे, जैसे बी का डायमेंशन निकालेगा कितना का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, जो बी का डायमेंशन होगा वही इतना का डायमेंशन होगा। और एफ का तो जानते होंगे, बल का mlt माइनस 2, बल का डायमेंशन mlt माइनस 2, फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो mlt माइनस 2 होगा। चार्ज का बोलिए 80, आवेश का बीमा 80। ठीक है, वेग का बताए थे lt माइनस 1, वेग है तो मीटर पर सेकेंड, तो lt माइनस 1। साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होता है। फिर से f का डायमेंशन mlt माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन 80 और वेग का डायमेंशन lt माइनस 1। मीटर पर सेकेंड, मीटर का हो गया l और सेकेंड का हो गया t। चलिए ये हो गया m, l एक है, l यहाँ भी एक है, कट गया ना जी, खत्म हो गया, तो l 0 हो गया। t माइनस 2, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक है प्लस में, यहाँ माइनस एक है, तो खत्म हो गया। प्लस एक माइनस एक जुड़ जाएगा, गुना में है तो जुड़ेगा ही। ऐसे नहीं हो तो आप इसको फिलहाल रहने दीजिए, बढ़िया से करके दिखाते हैं थोड़ा लॉन्ग में ताकि समझ में आ जाए आपको। ए एल टी, 1 और माइनस 1 बोलिए 0, 1 और माइनस 1 0, भेजिए उसको ऊपर। यहाँ भी 1 है, दोनों कट गया, एम एल 0, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी माइनस 2, यहाँ ए 1 है, ऊपर गया तो माइनस 1। ये आ गया आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, ये आपको आ गया डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस इन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब गतिमान आवेशित कण मूव करेगा तो उस केस में बहुत सारा परिस्थिति है, कंडीशन है कि जब जैसे साइन थीटा था ना, तो जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, जब थीटा का मान कोई और ले लिया जाए, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में, है ना। तो तीनों केस इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में, तीनों बताएंगे डिटेल से। देखिए बारी बारी से।
टॉपिक का नाम देते हैं डिफरेंट केसेस इन process of acting force on charged particle in magnetic field यानी चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज की जगह पर मूविंग कर दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेशित कण होगा उस पर जो बल लगेगा उस पर परिस्थिति में या उसके प्रक्रिया में बहुत सारा केस है, उसको जानेंगे हम लोग। तो केस फर्स्ट देख लेते हैं। कैसे केस ये आया सो समझिए, ये केस आया कैसे, ये टॉपिक डेवलप कैसे होगा। तो अभी हम लोग पढ़े थे फार्मूला में कि वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, है ना। और जब इसको तोड़े थे तो F इज इक्वल टू क्यू भी B, क्रॉस को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि F का मान निर्भर करता है थीटा पर। चौथा पॉइंट का वही था कि लगने वाला जो बल है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण के साइन पर निर्भर करता है, समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू भी B साइन थीटा है। तो इसमें अगर थीटा बदला जाएगा तो F का मान भी बदलेगा। अगर थीटा का मान बदला जाए तो F का मान भी क्या होगा, बदलेगा। तो उसी परिस्थिति में कि अगर अलग अलग थीटा रखा जाएगा तो F का मान अलग अलग आएगा और वो कैसे गति करेगा तो उसके बारे में पढ़ना है कि जब 0 डिग्री हो, जब 90 डिग्री हो, या जब 0 और 90 के बीच में कुछ भी कोण हो, तब कैसे क्या क्या बदलेगा उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, देखिए केस फर्स्ट में दिए हैं कि जब गतिमान कण के वेग भी एवं चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण बोले तो थीटा ना, का मान 0 डिग्री हो, मतलब पहला कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं केस में कि जब गतिमान कण के वेग वेक्टर भी एवं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के बीच का कोण थीटा का मान कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। तो कहेंगे we know that F is equal to वेक्टर F is equal to Q into वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, है ना। तोड़ेंगे इसको तो F is equal to Q V B sin थीटा, putting the value of theta is equal to 0 डिग्री we get, यानी थीटा का मान 0 डिग्री जब रखेंगे तब हम लोग क्या पाते हैं कि F is equal to Q V B sin 0 डिग्री, है ना। तो इसका मान निकल करके आएगा Q V B sin 0 का मतलब बोलिए 0, sin 0। तो आप कह सकते हैं कि F is equal to 0, सब 0 हो गया। F is equal to 0, सब 0 हो गया। अब बताइए कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकल सकता है कि जब गतिमान कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री होगा
तब उस कण पर कितना बल लगेगा, तब उस कण पर कितना बल लगेगा, तो बोलेंगे जब कोण 0 डिग्री होगा तो बल का मान भी 0 होगा। अब आप सोचिए, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि जब नेट फोर्स 0 हो, जब नेट फोर्स 0 हो तो ना तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। यानी जब तो बल ही 0 है तो ना तो उसका वेलोसिटी में से कोई परिमाण बदलेगा, ना ही उसकी दिशा बदलेगी। तो आप कह सकते हैं कि वह अपने मोशन को कायम रखेगा। याद करिए न्यूटन का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को तब तक कायम रखता है जब तक उस पर कोई बाह्य आरोपित बल ना लगता हो, असंतुलित बाह्य आरोपित बल ना लगता हो। तो चूंकि यहाँ पर बल का मान 0 है, चूंकि यहाँ पर बाह्य बल का मान 0 है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी गतिमान अवस्था में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे बल आरोपित होता तब उस गतिमान अवस्था में कोई चेंजिंग होता, लेकिन चूंकि बल ही 0 है तो गतिमान अवस्था में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर वो सीधा चल रहा था तो सीधा ही चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से नोट करने वाली बात यह है, नोट में देखिए जब गतिमान कण का वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो तो उस पर चुंबकीय बल का मान 0 होगा। का मान 0 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखे, जब गतिमान कण का वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में हो, तो जब एक ही दिशा में होगा तो कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। जब एक ही दिशा में होगा तो कोण का मान 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने पर उस पर चुंबकीय बल का मान 0 होगा। अब उसके बाद देखिए एरो में जब गतिमान कण का वेग बोले तो वेक्टर v एवं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b एक ही दिशा में होगी, एक ही दिशा में होगी तो वह कण अपनी प्रारंभिक गतिमान अवस्था को कायम रखेगी। अर्थात सीधी रेखा में गमन करेगी, अर्थात सीधी रेखा में गमन करेगी, क्योंकि उस पर बाह्य चुंबकीय बल
क्योंकि उस पर बाह्य चुंबकीय बल का मान शून्य है, शून्य है। अगर डायरेक्शन के टर्म्स में देखिए तो देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है यानी बी भी इधर है, और अगर वेग भी इधर ही है, अगर बी भी इधर ही था, वेग भी इधर ही है, दोनों इधर ही था, तो आप कहिए कि थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। जब दोनों एक ही दिशा में हो गया तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और जब थीटा 0 है तो एफ इज इक्वल टू जो था फार्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ पर जब 0 डिग्री रखिएगा तो क्यू वी बी साइन 0, क्यू वी बी साइन 0, और जब क्यू वी साइन 0 सब 0 तो सब 0 हो गया, खत्म। अब जब कोई बल नहीं लगा, कोई बल नहीं लगा, तो आप कह सकते हैं कि वो अपनी प्रारंभिक गतिमान अवस्था को कायम रखेगी, अर्थात सीधी रेखा में गमन करेगा। जो सीधा जा रहा था वो सीधा चलते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसको। तो इसको ऑब्जेक्टिव में भी याद रखेंगे कि जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई 0 डिग्री होगा तो उस केस में बल का मान 0 होगा। बल 0 होने से अपनी प्रारंभिक गतिमान अवस्था को कायम रखेगी, अर्थात सीधी रेखा पर गमन करेगा। दिशा भी दर्शा दी है कि अगर वेक्टर बी इधर है, वेक्टर बी भी इधर ही है, वेग इधर ही, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इसका मतलब है कि वो सीधा ही गमन करते चला जाएगा। लिखिए हम लोग अब केस 1 तो हो गया, केस 2। केस 2 में बताया है कि कोण इस बार रखेंगे 90 डिग्री। केस 2 में इस बार कोण रखेंगे 90 डिग्री, यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना डिग्री इस बार हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जब 90 रखेंगे तो आप याद करिए कि साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा। साइन 90 का मान 1 होगा, तो एफ का मान आ जाएगा क्यू भी बी। एफ का मान है क्यू भी बी। अच्छा, एक चीज जानिए, वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए बताए थे कि जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो परिणामी सदिश जो आएगा उसकी दिशा निकालने के लिए बताए थे। याद करिए, बताए थे आपको y इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, y इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अगर मान लिया जाए ए इस साइड में है और बी इस साइड में है, ठीक है, तो y का दिशा बताना है। अगर y इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, अगर y इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है तो आपको y का दिशा बताना है। बताए थे कि पहले सदिश, याद करिए फर्स्ट ईयर वेक्टर में, पहले सदिश की ओर हथेली करते हैं, राइट हैंड। पहले सदिश की ओर राइट हैंड दाएं हाथ की हथेली करते हैं, और दूसरे सदिश की ओर चारों उंगलियों को घुमाते हैं। तो पहले सदिश की ओर हथेली कर दिए, और दूसरे की ओर घुमाएंगे, ऊपर है तो ऊपर घुमाएंगे। अंगूठा जा रहा किधर? बाहर की ओर, अंगूठा जा रहा बाहर की ओर, इसलिए वाई की जो दिशा होगी, वाई की जो दिशा होगी वो होगी किधर की ओर? बाहर की ओर। किधर की ओर? बाहर की ओर। बाहर की ओर इसका मतलब ऐसे होगा, बाहर की ओर में इसका मतलब ऐसे होगा। अब ऐसे होगा तो आप कह सकते हैं कि जो वाई का दिशा आया वो ए पर भी लंबवत है और बी पर भी लंबवत है। जो वाई का दिशा आया बाहर की ओर वह ए पर भी लंबवत है और बी पर भी लंबवत है। इसका मतलब जब वेक्टर प्रोडक्ट से दिशा निकालेंगे तो जो दिशा आएगा उन दोनों पर ही क्या होगा? वो लंबवत होगा, उन दोनों पर ही लंबवत होगा। एक बार और समझिए, अगर y इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, अगर y इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, और सपोज दैट कि a इधर है, b इधर है, और आपको y की दिशा चाहिए था, तो बताए राइट हैंड थंब रूल फर्स्ट ईयर बताए थे कि पहले सदिश की ओर हथेली करते हैं। तो पहले सदिश a है तो a की ओर हथेली कर दिए, कौन हथेली? राइट हैंड वाला कर दिए, और दूसरे की ओर टर्न करते हैं, घुमाते हैं, तो दूसरा की ओर घुमाएंगे, ऊपर है घुमाएंगे, किधर गया अंगूठा? बाहर की ओर। यही बाहर की ओर जो दिशा आया वो वाई की दिशा होगी, बाहर की ओर। इसका मतलब जब बाहर की ओर आया तो उसको ऐसे करके देखेंगे,
तो मालूम चलेगा कि जो दिशा बाहर की ओर आया वह ए पर भी लंबवत है और बी पर भी लंबवत है। ए पर भी लंबवत है, देखिए है ना, ये ऐसे है वो ऐसे है, तो ए पर भी लंबवत है और बी पर भी लंबवत है। तो उस केस में कहेंगे कि जो वेक्टर प्रोडक्ट से, जो सदिश गुणनफल से जो राशि आएगा उसकी दिशा जो होगी वह उन दोनों पर ही क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ भी है, भी और बी के बीच कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। भी और बी के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो अगर आप यूं कहें, कि मान लेते हैं सर कि भी इधर होगा, मान लेते हैं कि भी इधर होगा और बी ऊपर होगा, तभी ना 90 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच 90 डिग्री दिए हैं तभी तो 90 डिग्री है। तो यानी कि हम लोगों ने मान लिया भी इधर और बी ऊपर। तो अब बताइए जो दिशा आएगी किधर आएगी, तो पहले सदिश की ओर हथेली करेंगे, यानी बी की ओर हथेली कर लेंगे और बी की ओर घुमाएंगे, तो बी ऊपर है, घुमाएंगे किधर आया, बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर आया तो आप कह सकते हैं कि जो बल आएगा, जो बल मिलेगा आपको, उसकी दिशा वेग पर भी लंबवत होगी और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र पर भी लंबवत होगी। वेग पर भी लंबवत होगी, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र पर भी लंबवत होगी। तो यहाँ अगर को पूछा जाए कि जब कोण का मान 90 डिग्री होगा तो बल कितना लगेगा, तो 90 डिग्री करके देखेंगे, एफ का मान निकल के आएगा क्यू भी बी, बल आ गया। अब बोलेगा बल तो सदिश राशि है, तो बल का परिमाण बता दिया, दिशा बताओ। तो बोलेंगे कि जब 90 डिग्री होगा तो इस केस में जो बल निकलेगा उसकी दिशा उन दोनों पर ही क्या होगी, लंबवत होगी, उन दोनों पर ही लंबवत होगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तो बताइए कि बल कितना और किधर लगेगा। तो बोलेंगे कि जब कोण 90 डिग्री है तो F का मान निकाल के आएगा, F इज इक्वल टू क्यू भी बी। अब बोलेगा दिशा बताओ, तो बोलेंगे देखिए सदिश गुणनफल है तो इससे जो दिशा निकलेगी वह इन दोनों पर ही क्या होगी, लंबवत होगी। तो बोले कैसे, तो उसको बताइएगा कि सदिश गुणनफल का जो दिशा निकालते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि पहले सदिश की ओर हथेली कीजिए और दूसरे सदिश की ओर घुमाइए चारों उंगलियों को। कौन हथेली, राइट हैंड वाला, कर दिए। दूसरा सदिश ऊपर की ओर है, देखिए तो ऊपर की ओर घुमाएंगे उंगलियों को, तो अंगूठा गया बाहर की ओर। तो जब बाहर गया तो उसको दिखा देंगे, देखो बाहर जा रहा है, इसका मतलब यह ए भी पर भी लंबवत है और बी पर भी लंबवत है, यानी दोनों पर लंबवत है। तो परिमाण ये हो गया और दिशा उन दोनों पर लंबवत हो गया। तो एफ कितना हो गया, साथ ही दिशा वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र, वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर ही लंबवत होगा। दोनों पर ही लंबवत होगा, ठीक है। यानी जो आपको बल लगेगा वह वेग पर भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर ही क्या होगा, लंबवत होगा। अब थोड़ा फर्स्ट ईयर का एक बात याद करेंगे, हम रिकॉल कराते हैं। बताए थे कि जब कभी बल वेग पर लंबवत हो, जब कभी बल वेग पर लंबवत हो तो वह हमेशा वृत्तीय पथ पर मूव करेगा। यानी जब बल का मान वेग पर हमेशा लंबवत हो तो वह हमेशा किस पथ पर मूव करेगा, वृत्तीय पथ पर। कैसे, देखिए
देखिए, अगर यहाँ कोई कण है और वो ऐसे घूम रहा है, अगर कोई ऐसे घूम रहा है, यहाँ कोई कण है जिसके वेग की दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर। इसके वेग की दिशा होगी ऊपर की ओर, है ना? वेग होगा ऊपर की ओर। अब जब वेग ऊपर है तो बताए थे वृत्तीय पथ पर जब घूमेगा तो उस पर जो बल लगेगा वो केंद्र की ओर लगेगा, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसको बोलते हैं आप अभिकेंद्रीय बल। बल तो लगेगा किधर की ओर? केंद्र की ओर। बताए थे, याद करिए फर्स्ट ईयर में, कि जब भी कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वेग की दिशा हमेशा होती है स्पर्श रेखा की ओर, और जब बल लगता है हमेशा केंद्र की ओर। तो इन दोनों के बीच कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। इन दोनों के बीच के कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। एक बार टोटल फिर से समझिए, यही केस सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारा चीज निकल के आएगा, टाइम पीरियड आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, कुछ और भी आएगा। केस 2 पढ़ने वाले हैं कि जब गतिमान कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो जब भी कोण 90 डिग्री बोल दिए तो 90 डिग्री रख के देखेंगे तो साइन 90 का मान 1 आया। एफ का मान निकाल के आएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी, मतलब क्यू इंटू वी बी, क्रॉस तो निकाल चुके। तो एफ इक्वल टू आगे क्यू भी बी। कोई आपसे पूछेगा कि जब बल सदिश राशि है तो परिमाण तो निकाल दिया, दिशा बताओ। तो बोलेंगे कि देखो सदिश गुणनफल है, तो सदिश गुणनफल का गुण होता है कि सदिश गुणनफल से प्राप्त राशि जो होगा वह उसकी जो दिशा होगी वह उन दोनों पर ही क्या होगा? लंबवत होगा। इसका मतलब कि F इक्वल टू क्यू भी बी आया, साथ ही दिशा जो होगी वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर ही क्या होगा? लंबवत होगा। अब इतना लंबवत समझ लिए, यहाँ से एक बार फिर से पढ़ लेंगे कि साथ ही इसकी दिशा साथ ही इसकी जो दिशा होगी वह वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर लंबवत होगा। अब जब बल की दिशा वेग पर लंबवत है, जब भी बल की दिशा वेग पर लंबवत है तो मन में चला कि जब बल वेग पर लंबवत होगा तो अवश्य ही वह वृत्ताकार पथ पर मूव करेगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ ही एक ऐसा कंडीशन है, वृत्ताकार पथ ही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वेग स्पर्श रेखा की ओर और बल केंद्र की ओर, इससे दोनों के बीच कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। यानी यही एक ऐसा कंडीशन है इसमें वेग और बल की जो बीच की दिशा होती है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो जैसे ही वहां पढ़े कि जो बल की दिशा है वह वेग पर लंबवत है, तो वेग पर लंबवत इसलिए कैसा पथ पर घूम करने लगा? ये वृत्ताकार पथ पर। देखिए लिखते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र एवं वेग के बीच का कोण वेग के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो लगने वाला बल वेग पर लंबवत होगा, वेग पर लंबवत होगा, जिससे वह गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यानी जो कि बल वेग पर लंबवत है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में वो कैसा पथ पर? वृत्ताकार पथ पर।
अच्छा, इस वृत्ताकार पथ पर घूमने के दौरान उस पर लगने वाला चुंबकीय बल उसके लिए अभिकेंद्रीय बल याद करिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी बल केंद्र की ओर लगता है कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। उसके लिए अभिकेंद्रीय बल की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब जो चुंबकीय बल आया FB का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला, B क्या दर्शाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और F बल दर्शाया। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मान होगा वह अभिकेंद्रीय बल यानी FC सेंट्रीपिटल फोर्स, FB जो होगा वह FC के क्या होगा, बराबर होगा। एक बार और समझिए फिर से। केस 2 में है कि जब गतिमान कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो जब भी कोण 90 डिग्री होगा तो 90 करके देखेंगे तो sin 90 का मान 1 आया, यानी F का मान आ गया QVB। चूंकि F एक सदिश राशि है इसलिए इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो परिमाण तो निकाला गया F इक्वल टू QVB, और दिशा, तो दिशा यहाँ से देखेंगे कि चूंकि ये सदिश गुणनफल है और पढ़े थे वेक्टर में कि सदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है उसकी दिशा जो होगी उन दोनों पर ही क्या होगी, लंबवत होगी। तो पूछेगा कैसे, तो उसको बताइएगा कि देखो सदिश गुणनफल की दिशा को प्राप्त करने के लिए कोई पूछेगा आपसे कैसे पता लगा दिए कि लंबवत होगा, तो उसको बोलिएगा कि देखिए सदिश गुणनफल से जो राशि मिलेगा उसकी दिशा को प्राप्त करने के लिए एक नियम है, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि पहले सदिश की ओर आप हथेली करिए, ठीक है, और दूसरे सदिश की ओर आप इसको घुमाइए। तो V की ओर हथेली कर दिए और B ऊपर था, तब तो 90 डिग्री होगा, तो घुमा दिया गया तो किधर आया, बाहर की ओर। बाहर जैसे ही आया तो मालूम चला कि ये जो आया वो V पर भी लंबवत है और B पर भी लंबवत है, दोनों पर लंबवत है। इसलिए कहती है कि F इक्वल टू QVB आया, साथ ही इसकी दिशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर ही क्या होगा, लंबवत होगा। अब इस पॉइंट को जैसे ही पढ़े तो फर्स्ट ईयर से रिकॉल आया, ध्यान आया कि जब भी वेग और बल के बीच 90 डिग्री कोण बनता है तो वह किस पथ पर घूमता है, वृत्ताकार पथ पर, क्योंकि वृत्ताकार पथ में वेग होता है स्पर्श रेखा की ओर और बल लगता है अभी केंद्रीय मतलब केंद्र की ओर। तो जैसे यहाँ 90 डिग्री मालूम चला कि बल की जो दिशा होगी वह वेग पर लंबवत होगा, तो समझ गए वृत्ताकार पथ पर होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर ही वेग होगा स्पर्श रेखा की ओर और बल लगेगा केंद्र की ओर, इसलिए दोनों बीच कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो वहां से 90 डिग्री जैसे ही पढ़े कि मालूम चला कि लंबवत है तो वृत्ताकार पथ बना दिए। अब वृत्ताकार पथ पर जब घूमेगा तो वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो अभिकेंद्रीय बल मिलेगा कहाँ से, तो अभिकेंद्रीय बल का जो काम है वह चुंबकीय बल करेगा। इसलिए लिख दिए कि जब चुंबकीय क्षेत्र एवं वेग के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो उस पर लगने वाला बल वेग पर लंबवत होगा, जिससे वह गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। आज बताए थे जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूमेगा उसको एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा, तो इस पर तो केवल चुंबकीय बल लग रहा है, इसका मतलब चुंबकीय बल ही आपको अभिकेंद्रीय बल का भांति व्यवहार करेगा।
इसलिए लिख दिए कि इस वृत्ताकार पथ पर घूमने के दौरान उस पर लगने वाला चुंबकीय बल उसके लिए अभिकेंद्रीय बल की भांति व्यवहार करता है। तभी तो वेग ऊपर की ओर है और जो चुंबकीय बल आया वो लंबवत है, तो लंबवत केंद्र की ओर होगा। इसका मतलब दोनों आपस में लंबवत है, तो कैसा पथ पर हो गया, वृत्ताकार पथ पर। तो यहाँ से जानने वाली बात ये निकला कि जब भी कोण 90 डिग्री होगा तो एफ का फॉर्मूला आ जाएगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी, और जो दिशा आएगा उन दोनों पर लंबवत होगा। लंबवत होने से कैसा पथ पर घूमेगा, वो वृत्ताकार पथ पर। तो वृत्ताकार पथ पर घूमने के दौरान जो अभिकेंद्रीय बल आएगा वह अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल ही व्यवहार करेगा। यानी एफ बी बराबर एफ सी, ये चुंबकीय बल हो गया और ये अभिकेंद्रीय बल हो गया। बी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है इसलिए मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और सी सेंटर को दर्शाता है इसलिए अभिकेंद्रीय बल हो गया। लिख लीजिए।